मैं बलवंत सिंह यादव, अध्यापक, गांधी इंटर कॉलेज कूबा, महनाजपुर, आजमगढ़। माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा जो ये ऑनलाइन की क्लासेस चल रही हैं, 12वीं कक्षा के लिए हिंदी विषय में जो निर्धारित संस्कृत है उसमें समास एवं विभक्ति के बारे में आज हम आपको बताएंगे। समास क्या है, कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में आज विधिवत आपको हम बताएंगे। आइए देखते हैं इसका भाग 1, समास। समास क्या है? समास शब्द की परिभाषा दी गई है, समसनम समासः, बिल्कुल सिमस जाना। दो या दो से अधिक पदों की विभक्ति का लोप कर उसे जोड़कर एक समस्त पद बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। फिर से सुनिए परिभाषा इसकी। दो या दो से अधिक पदों की विभक्ति का लोप कर उन्हें जोड़कर एक संक्षिप्त पद बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास शब्द का अर्थ है संक्षेप करना। सामासिक प्रक्रिया में जो शब्द बनते हैं उसे हम सामासिक शब्द कहते हैं। और दो या दो से अधिक पद मिलकर एक हो जाते हैं, सभी पद मिलकर एक हो जाते हैं, इसलिए हम उन्हें समस्त पद भी कहते हैं। तो दो नामों से जाना जाता है, समस्त पद अथवा सामासिक पद। समस्त पद को ही हम सामासिक पद कहते हैं क्योंकि वो समास की प्रक्रिया से बना है। और जब पदों को हम अलग अलग करके लिख देते हैं तो विग्रह कहलाता है, समास विग्रह। लेकिन याद रखिएगा, समास विग्रह में पद जो अर्थ देते हैं समस्त पद बनाने के बाद भी वही अर्थ देते हैं। जैसे यहां उदाहरण दिया हुआ है, राज्ञः पुरुषः, षष्ठी तत्पुरुष का है, आगे पढ़ाएंगे। राज्ञः पुरुषः, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है राजन शब्द में, बन गया राज्ञ। उस विभक्ति का हम लोप करेंगे तो बनेगा राजपुरुष। राज्ञः पुरुषः जो अर्थ दे रहा है अलग अलग राजा का पुरुष, वही अर्थ राजपुरुष दे रहा है। जैसे हम विग्रह करें नराणाम पति, जोड़ दें समस्त पद बनाए नरपति, तो नराणाम पति जो अर्थ दे रहा है वही अर्थ नरपति भी देगा, राजा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि समास शब्द का अर्थ है संक्षेप करना। दो या दो से अधिक पदों की विभक्ति को हटाकर हम उसे जोड़ते हैं, जोड़कर एक संक्षिप्त पद बनाते हैं। एक प्रक्रिया है, सामासिक प्रक्रिया है, जिसको हम समास कहते हैं। देखिए समास के प्रकार। समास ये 12वीं कक्षा का पाठ्यक्रम है। जब आप और अगली कक्षाओं में जाएंगे तो आपको मूल रूप से बताया जाएगा समास 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें 4 प्रकार बताया जाएगा। एक और बताया जाएगा केवल समास, जो अभी तक आप लोग नहीं सुने होंगे। एक केवल समास होता है, उसको लेकर 5 प्रकार के। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में बताया गया है 6 समास। क्यों बताया गया? क्योंकि तत्पुरुष समास का एक भेद होता है कर्मधारय और उसका भेद होता है द्विगु। इस तरह से 2 बढ़ जाते हैं, 4 और 2 6। जो मूल रूप से 4 समास हैं उनका एक श्लोक में उल्लेख है। देखिए, एक बड़ा सुंदर एक किंवदंती है, वैयाकरणों के मानस पटल पर जो वैयाकरण हैं, यह श्लोक अनायास ही
आ जाता है समास की प्रक्रिया का जैसे उल्लेख होता है। द्वंद्वो दिगुरपि च हम मद्गेहि नित्यम अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधार येन श्याम हम बहुव्रीहि। एक याचक राजा के पास पहुंचता है और राजा के दरबार में जाकर के आंखों में आंसू लेकर बोलता है, द्वंद्वो, हे महाराज हम दो हैं। देखिए उसके वाक्य में जो वह अपनी बात रखता है 4 समासों का नाम आ गया है। द्वंद्वो, हे महाराज हम दो हैं। द्विगुह अपि च, च माने और हमारे भी दो हैं। हम दो, हमारे दो। च और मदगेहम, हमारे घर में, मदगृहे हमारे घर में। नित्यम अव्ययी भाव, हमेशा धन आदि का अभाव रहता है, गरीबी की स्थिति है, इसलिए तत्पुरुष कर्मधार है। हे महाराज आप अपने कर्म को धारण कीजिए, आप अपने दान कर्म को धारण कीजिए। ये न माने जिससे श्याम हो जाऊं, अहम माने मैं, बहुव्रीहि बहुत धन संपत्ति वाला, मैं भी धनवान बन जाऊं। तो इस श्लोक में देखिए 4 समासों का उल्लेख है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष और कर्मधारय तथा यहां बहुव्रीहि का समास आ गए। द्वंद्व 1, द्विगु 2, नित्यम अव्ययी भाव 3, तत्पुरुष 4, कर्मधारय 5 और बहुव्रीहि 6 समास बता दिए गए। मूल रूप से 4 हैं, आपको हमने इस चार्ट के माध्यम से समझाया है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, ये 4 मूल हैं। तत्पुरुष समास के 2 भेद, एक कर्मधारय समास और एक द्विगु समास। इस तरह से 4 ये हो गए, 2 तत्पुरुष के भेद, 6 समास। तो संस्कृत के जो मूल 4 हैं, हिंदी में भी उन्हीं 6 समासों का उल्लेख है। तत्पुरुष के ही 2 भेद होने के कारण ये 6 प्रकार के बताए जाते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय और द्विगु समास। इनको क्रम से आइए हम देखते हैं। अव्ययी भाव समास, नाम समझिए। अव्ययी भाव, पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, परिभाषा दिया गया है। पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव। समास में भी 2 पद हैं। अव्ययी भाव शब्द का अर्थ यह है, अव्ययी भाव, अव्यय हो जाना। अव्ययी भाव शब्द का अर्थ समझिए। अव्ययी भाव वे पद जो अपने मूल रूप में अव्यय नहीं हैं, इस बात को ध्यान समझिएगा। वे पद जो अपने मूल रूप में अव्यय नहीं हैं, जिनके रूप चलते हैं, जिनके वचन, लिंग और पुरुष अलग अलग हो जाते हैं, वे इस समास की प्रक्रिया में आने के बाद अव्यय हो जाते हैं। फिर से समझिए, जो पद अपने मूल रूप में अव्यय नहीं हैं, इस समास की प्रक्रिया में आने के बाद वो अव्यय हो जाते हैं। अव्यय मतलब अब वो रूप ही नहीं चलेगा उनका, इसलिए अव्ययी भाव समास को नित्य समास कहा जाता है। इसको हमेशा याद रखिएगा, किसी भी कंपटीशन में पूछता है कि नित्य समास किसे कहते हैं। अव्ययी भाव समास को नित्य समास कहा जाता है। इसका जो पहला पद होता है वह कोई अव्यय होता है। अभी उदाहरण में हम आपको बताएंगे। इस समास में जो पहला पद है वो अव्यय होता है और दूसरा पद कोई संज्ञा सर्वनाम, तो अव्ययों के रूप चलते नहीं जो पहला पद है, और दूसरा पद कोई संज्ञा सर्वनाम है जिसका रूप चलता है। लेकिन संज्ञा सर्वनाम भी जब समस्त पद बन जाता है अव्यय के साथ, तो उसके रूप नहीं चलते, इसलिए इसको नित्य समास कहा जाता है। इसमें पहले पद के अर्थ की प्रधानता होती है। परिभाषा दे रहा है, पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव। देखिए लिखा है, पूर्व पद के अर्थ की प्रधानो माने प्रधानता होती है, उस समास को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इस समास में जो अव्यय नहीं है वो भी अव्यय हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम है अव्ययी भाव। भाव शब्द संस्कृत के भू धातु में घय प्रत्यय लगाकर बनता है। भू माने होना, जो अव्यय नहीं है वे अव्यय हो गए, अव्ययी भाव। जैसे धन का अभाव, धनाभाव। देखिए ध्यान से,
अनुदिनम, आप समस्त पद को देखिए, अनुदिनम ये अव्यय है, अनुपसर्ग है। एक बात आप समझ लीजिए, सभी उपसर्ग अव्यय होते हैं, कहीं नोट कर लीजिए इस बात को, सभी उपसर्ग अव्यय होते हैं लेकिन सभी अव्यय उपसर्ग नहीं होते। सभी उपसर्ग अव्यय होते हैं लेकिन सभी अव्यय उपसर्ग नहीं होते, क्योंकि उपसर्गों की संख्या सीमित है, 22 है और अव्यय और भी अधिक हैं। तो यहां पे पहला पद अव्यय निश्चित रूप से होगा, जैसा अभी हमने आपको बताया कि सभी उपसर्ग अव्यय हैं लेकिन सभी अव्यय उपसर्ग नहीं है। देखिए नीचे यथाशक्तिम लिखा हुआ है, यथा उपसर्ग नहीं है लेकिन अव्यय है, क्योंकि यथा का रूप नहीं चलता। ऐसे देखिए अनु है, अनु का रूप नहीं चलेगा, अनु उपसर्ग है, उपसर्ग है, इनका रूप नहीं चलेगा। हां ये अपना अर्थ लेकर आएंगे, अनु माने बाद में, पश्चात। हमने तोड़ दिया है इसको जब विग्रह किया है, हालांकि इसका विग्रह करने की आवश्यकता पड़ती नहीं है, ये नित्य समास है, फिर भी समझाने के लिए विग्रह किया गया है। अनुदिनम जो समस्त पद है उसको आप तोड़िए, बनेगा दिनस्य पश्चात, दिन के बाद, अनु माने बाद, पीछे, तो है दिनस्य पश्चात। अनुरूपम देखिए, रूपस्य योग्यम, जैसे अनुकूल है उसी तरह से यहां रूपस्य योग्यम, रूप के अनुसार। उपनगरम, नगरस्य समीपे, उप जो उपसर्ग है वो पास बताता है, जैसे उपस्थित आप बोलते हैं, पास में आप स्थित हैं, बोल रहे हैं, तो यहां उप उपसर्ग समीप अर्थ बताता है। उपनगरम माने नगर के समीप। यथा शक्तिम, शक्तिम अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य का अर्थ होता अतिक्रमण न करके, आपके पास जितनी शक्ति है उसी के अनुसार कार्य करना यथाशक्ति कहलाता है। यह अव्ययी भाव समास मैंने अभी कहा था, इसको समझिए, लोग भागते हैं इस समास से, मैं आपको समझा रहा हूं। अव्ययी भाव समास में जो पद अव्यय नहीं होते, इसकी प्रक्रिया में आने के बाद अव्यय हो जाते हैं, उनका रूप नहीं चलता। देखिए उदाहरण देखिए, जैसे दिन शब्द आप देख रहे हैं, दिन का रूप चलता है, दिने हो जाता है, दिनम हो जाता है, दिनस्य हो जाता है, रूप चलता है। लेकिन जब इस समास की प्रक्रिया में आता है, अनुदिनम रूप बन जाता है, फिर उसके रूप नहीं चलते। अब अनुदिनम का रूप चलेगा ही नहीं। और एक और आपको आवश्यक बात बताएं, अव्ययी भाव समास में आने के बाद संस्कृत भाषा में नपुंसक लिंग में पद हो जाते हैं। आपके हिंदी भाषा में नपुंसक लिंग नहीं है, लेकिन हमारे हिंदी में नपुंसक लिंग है, संस्कृत में। क्यों? क्योंकि आप संस्कृत का व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो नपुंसक लिंग में देखिए, सब नपुंसक लिंग में हो गए। फलम, जलम, पत्रम, यहां देखिए अनुदिनम, अनुरूपम, उपनगरम, यथाशक्तिम, देखिए। और अब उनके रूप नहीं चल सकते। नगर का रूप चलता है, रूप का रूप चलता है, शक्ति का भी रूप चलता है, शक्त्याह, षष्ठी, लेकिन इसमें आ गया तो अब रूप नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब अव्ययी भाव शब्द का अर्थ है जो पद अव्यय नहीं होते, इस समास की प्रक्रिया में आने पर अव्यय हो जाते हैं, उसे हम अव्ययी भाव समास करते हैं। यह नित्य समास होता है, इसका रूप नहीं चलता। आइए अगला देखते हैं, तत्पुरुष समास। उत्तर पदार्थ प्रधान है तत्पुरुष। समझिए अंतर। अभी आपने अव्ययी भाव समास पढ़ा, मैंने कहा पूर्व पद पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। अभी आपने पढ़ा अव्ययी भाव समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, द्वंद्व समास में दोनों पद के अर्थ की प्रधानता होती है, और बहुब्रीहि समास में दोनों में से किसी की नहीं एक अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। मूल सेंस समझिए, भाव समझिए। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है, तत्पुरुष समास में उत्तर माने दूसरे पद के अर्थ की प्रधानता होती है, द्वंद्व समास में द्वंद्व माने दोनों पद के अर्थ की प्रधानता होती है, लेकिन बहुब्रीहि समास में दोनों में से किसी की नहीं। वो दोनों पद मिलकर के विशेषण बन जाते हैं, वो किसी की विशेषता बतलाने लगते हैं। अभी आगे हम बताएंगे, फिलहाल इसको समझिए। तत्पुरुष समास, उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष है वह समास जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। देखिए बोल रहा है परिभाषा सूत्र,
उत्तर पदार्थ प्रधाना तत्पुरुष, उत्तर पद के अर्थ की, जिसमें पदार्थ क्या, पद धन अर्थ बराबर पदार्थ, पदस्य अर्थ पदार्थ, पद का अर्थ पदार्थ, तो उत्तर पद के अर्थ की जिसमें प्रधानता होती है वो समास तत्पुरुष समास होता है। इसमें पूर्व पद विशेषण होता है। दो पद हुए, जो पहला पद है वो विशेषण का काम करता है, क्योंकि दूसरे पद के अर्थ की प्रधानता होती है। पहला पद हमेशा विशेषण हो जाता है, वो विशेषता बतलाएगा, वो विशेषता बतलाएगा। अभी हम आपको बताएंगे उदाहरण में। पहला पद विशेषण होता है और यह समास कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर, क्यों संबोधन को छोड़कर, क्योंकि संबोधन को भी प्रथमा विभक्ति में रखते हैं। हम आपको इसके बाद दूसरे भाग में जब विभक्ति का परिचय देंगे तो बताएंगे। संबोधने च प्रथमा स्यात् आएगा, तो संबोधन को प्रथमा में रखते हैं। कर्ता कारक और संबोधन को छोड़ दें तो शेष जो कारक बचते हैं, जो 7 विभक्तियां बचती हैं, उनमें यह समास बट जाता है। पूर्व पद में जो विभक्ति लगती है समास वही बन जाता है। फिर से सुनिए, दोनों पदों में पहले पद में जो विभक्ति लगती है वही तत्पुरुष बन जाता है। पहले पद में द्वितीया तो द्वितीया तत्पुरुष, पहले पद में तृतीया तो तृतीया तत्पुरुष, पहले पद में चतुर्थी तो चतुर्थी तत्पुरुष, पहले पद में पंचमी तो पंचमी तत्पुरुष। विग्रह की अवस्था में पहला दूसरा पद कब होगा, जब विग्रह करेंगे अलग अलग रहेगा। जब एक में जोड़ देंगे तब तो एक का पद हो जाएगा, समस्त पद हो जाएगा। तो जब विग्रह की दशा में दोनों पद अलग होते हैं तो पहले पद में जिस विभक्ति का उल्लेख होता है, जिस विभक्ति का प्रयोग होता है, वही तत्पुरुष कहलाता है। यहां देखिए द्वितीय तत्पुरुष, देखिए क्या बोल रहा है, सुखम प्राप्त, मिल रहा है आपको उदाहरण सामने, सुखम प्राप्त। पहले पद सुख में द्वितीय विभक्ति लगी है, बालकम रामम, देखिए सुखम द्वितीय विभक्ति। और जब समस्त पद बनाएंगे विभक्ति का लोप कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या बन गया, सुख प्राप्त। सुखम प्राप्त जो अर्थ दे रहा है वही सुख प्राप्त भी देगा। सुखम प्राप्त दे रहा अर्थ सुख को प्राप्त, वही अर्थ दे रहा है सुख प्राप्त माने सुख को प्राप्त। विग्रह और समस्त पद दोनों एक ही अर्थ देंगे, केवल विभक्ति का लोप किया जाता है। तृतीया तत्पुरुष देखिए, अभी हमने कहा कि पहले पद में जो विभक्ति होगी समास का वही नाम आ जाएगा। पहले पद में तृतीया विभक्ति, नेत्रेण रामेण, पढ़ते हैं ना, रामः रामौ रामा, रामम रामौ रामान रामेण, अतः नेत्रेण तृतीया। नेत्रेण हीनम, पहले पद में तृतीया विभक्ति तो समास का नाम तृतीया तत्पुरुष। जब समस्त पद बनाएंगे तो विभक्ति का लोप कर देंगे। जब विभक्ति का लोप करेंगे मूल शब्द बचेगा। मूल शब्द क्या है, नेत्र, तो नेत्रेण में से विभक्ति निकाल देंगे, नेत्र बचेगा। समस्त पद क्या बनेगा, नेत्रहीनम। दूसरे पद में परिवर्तन नहीं करते, पहले पद की विभक्ति का हम लोप करके जोड़ देते हैं। नेत्रहीनम क्या बन गया, नेत्र से हीन, रहित। देखिए अगला है चतुर्थी तत्पुरुष, यह युपाय दारू, वो थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, युपाम बन गया है, वह युपाय है, म के यहाँ यह है, युपाय दारू। युप शब्द होता है यज्ञ में जो लकड़ी प्रयुक्त होती है खूंटे आदि के लिए, यज्ञशाला में जो प्रयुक्त होती है या खंभा आदि के लिए, उसको यूप कहते हैं, उसे यूप कहते हैं। और दारू का अर्थ होता है लकड़ी। यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली जो लकड़ी है, चाहे उसके खम्भे में या खूंटे में, खूंटे के रूप में हो, उसको हम यूप कहते हैं। तो चतुर्थी लगा है युपाय दारू, युपाय बालकाय रामाय, आप विभक्ति समझ रहे हैं। चतुर्थी है युपाय तो चतुर्थी तत्पुरुष, समस्त पद बनाए विभक्ति का लोप कर दिया, शब्द तो है यूप। जैसे शब्द है बालक, आपने रूप चलाया चतुर्थी में बन गया बालकाय, कोई कहे विभक्ति हटा दो बच गया बालक। वैसे यूप विभक्ति लगी युपाय, विभक्ति हटा दो बचा यूप। तो विभक्ति का लोप करके आप जोड़ो, बन गया यूप दारू। अर्थ वही रहेगा, युपाय के लिए। चतुर्थी का चिन्ह क्या है, के लिए, यूप के लिए लकड़ी। भूताय बलि, म है वह यह शब्द है, मिस्टेक है, भूताय बलि, शुद्ध कर लीजिएगा आप। भूताय बलि चतुर्थी है,
भूत माने प्राणी, जीव। भूत के लिए बलि, जीवों के लिए बलि। चतुर्थी तत्पुरुष समास। ऐसे ही पहले पद में जो विभक्ति होगी वही तत्पुरुष का नाम होगा। देखिए पंचमी विभक्ति है सर्पात भीतः। पंचमी विभक्ति क्या है? बालकात, रामात, पढ़े हैं ना? सर्पात पंचमी है तो पंचमी तत्पुरुष। विभक्ति का लोप कर दिया, बच गया सर्प। एकदम आसान है व्याकरण। सर्पात है, विभक्ति लोप किया, बचा क्या? मूल सर्प। सर्प भीतः, सर्प से डरा हुआ, अर्थ वही है। भित्रार्था नाम भय हेतु में कारक पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। जिससे डरा जाता है उसमें पंचमी लगती है। सर्प से कोई डर रहा है, सर्प में पंचमी लग गई, समास बन गया पंचमी तत्पुरुष। विभक्ति का लोप, बच गया सर्प भीतर, सर्प से डरा हुआ। बंधनात् मुक्ति, बंधन से मुक्ति पंचमी है। बंधन बच जाएगा जब पंचमी हटाएंगे, बंधन मुक्ति। षष्ठी तत्पुरुष, पहले पद में षष्ठी विभक्ति। बालकाणाम, रामाणाम, देवानाम। देखिए देवानाम भाषा, देव भाषा, देवों की भाषा। काके की खष्टी का चिन्ह है। राष्ट्रस्य पति, राष्ट्र का जो पति माने स्वामी है, मालिक है, षष्ठी है। विभक्ति हटाएंगे, बच जाएगा राष्ट्रपति। क्योंकि राष्ट्र शब्द में षष्ठी लगाएंगे, आकारांत है। रामस्य, बालकस्य, वैसे राष्ट्रस्य। विभक्ति लोप किए, बच गया राष्ट्र, जोड़ दिए राष्ट्रपति, राष्ट्र का स्वामी। सप्तमी देखिए में पै पर होता है सभायाम पति पंडित, तो हो गया सभा पंडित, क्योंकि वो सप्तमी का चिन्ह हट जाएगा। ऐसे सभायाम पति, सभापति, चिन्ह हट जाएगा, लेकिन भाव वही रहेगा। दाने वीर, दान में वीर, दाने सप्तमी है भाई। वह सभायाम क्यों बना? क्योंकि आकारांत है। रमायाम, सभायाम। और दाने कैसे बना? आकारांत है। दान, न में अ है, जैसे राम, म में अ है, रामे, बालके, वैसे दाने। दाने वीर है, विभक्ति लोप, क्या बचा? दानवीर, वही है दान में वीर। अर्थ वही रहेगा जो विभक्ति का रहेगा। विभक्ति का चिन्ह में पै पर। द्विगु समास, संख्या पूर्वो द्विगु। पूर्वो जो पहली संख्या है, वह पद जिसमें पहला पद क्या होगा? वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक होगा। संख्या पूर्वो द्विगु। बता द्विगु। एक और बात देखिए, द्विगु शब्द में देख लीजिए आप। द्विगु समास जो नाम लिखा मैं उसकी बात कर रहा हूं। पहला पद देख रहे हैं द्वि, द्वि खुद संख्यावाचक है। जो द्विगु आप देख रहे हैं, द्वि शब्द खुद संख्यावाचक, द्वि माने दो, संख्यावाचक है। तो वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाची हो और वो विशेषण होता है, याद रखिएगा। जैसे तीन लोक, लोक का विशेषण क्या है? तीन। तीन पुरुष, पुरुष का एक तीन है। जो भी पहला पद संख्या बताएगा, और दूसरा कोई संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, पहला पद संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, तीनों भुवनों का समाहार माने समूह क्या कहलाएगा? त्रिभुवन। देखिए त्रिभुवनम, तीन लोकों का समूह। सप्तानाम अहनानाम समाहार, अन्न माने दिन, बहुवचन है, सात है ना, एक से अधिक है इसलिए बहुवचन में हो रहा है विग्रह। सप्तानाम अहनाम समाहार, सात, अन्न माने दिनों का समूह क्या कहलाता है? सप्ताह। सप्त माने सात, सात दिनों का समूह। पंचानाम वटानाम समाहार, पंचवटी, पांच वटों का समूह। अब द्वंद्व समास देखिए, चार थे द्वंद्व, उभय पद प्रधानो द्वंद्व। मैंने कहा था आपसे कि द्वंद्व समास में दोनों पद के अर्थ की प्रधानता होती है। दोनों अपना अर्थ रखते हैं, अपना महत्व रखते हैं, अपनी विशेषता रखते हैं। इसका विग्रह करेंगे और शब्द जुड़ेगा, माता और पिता, लाभ और हानि, सब द्वंद्व समास, दोनों प्रधान। हरि और हर, देखिए सर्प और नेवला, दोनों दोनों प्रधान अपना रहेंगे। दाल और रोटी। आइए यहां देखते हैं। चार थे द्वंद्व, च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। उभय पद प्रधानो द्वंद्व, वह समास जिसमें दोनों पद के अर्थ की प्रधानता होती है, द्वंद्व समास होता है। दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह में और शब्द का प्रयोग होता है। रामकृष्ण, बेटा बेटी, गाय बैल। देखिए संस्कृत में दिया है उदाहरण, हरिः च हरः च, हरि हरऊ। दो है तो द्विवचन लगेगा, हरि हरऊ। आपके मन में संदेह होगा हरऊ कैसे बन गया? क्योंकि द्विवचन है, बालकऊ, रामऊ, वही है। रामः च लक्ष्मण च, राम लक्ष्मणऊ, द्विवचन,
दोनों पद प्रधान है, राम भी लक्ष्मण भी, माता भी पिता भी, पितरौ द्विवचन। तो वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास कहलाता है। अब है कर्मधारय समास, विशेषण विशेष्य बहुलम, वह समास जिसमें पहला पद विशेषण का काम करता है, विशेषता बतलाता है। आइए देखते हैं। ये तत्पुरुष का एक भेद है, अलग से कोई नहीं समास है। तत्पुरुष का भेद मैंने आपको बताया था, द्विगु और कर्मधारय। इसमें पूर्व पद विशेषण होते हैं, उत्तर पद विशेष्य होता है। विशेष माने जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। जैसे काला घोड़ा कह दिया तो घोड़ा विशेष्य है, काला शब्द विशेषण है। आइए देखिए, उत्तर पद प्रधान है क्योंकि तत्पुरुष का भेद है, तत्पुरुष में उत्तर प्रधान है, इसमें भी प्रधान है। उदाहरण देख लीजिए। हाँ, जब आप विग्रह करेंगे तो पहला पद जो होता है दूसरे के लिंग वचन पुरुष के अनुसार बदलता है, क्योंकि विशेषण हमेशा विशेष के अनुसार बदलता है। देखिए, कृष्ण सर्प, काला सर्प, सर्प कैसा है? काला है, उसका विशेषण है ना, विशेषता है काला। देखिए काला सर्प। घन इव श्याम, घन इव श्याम क्या बन गया? घन श्याम, विशेषण है, विशेष्य है। महान च सव आत्मा, महात्मा, आत्मा कैसी है? महान है, विशेषण है। पुरुष व्याघ्र इव, पुरुष व्याघ्र, पुरुष कैसा है भाई? बाघ। देखिए, तो विशेषण विशेष्य का काम कर रहा है। बहुब्री समास, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्री, ध्यान से समझिए, बहुत महत्वपूर्ण समास। मैंने आपको समझाया था अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान, तत्पुरुष समास में दूसरा पद, और द्वंद्व समास में दोनों, बहुब्री में कोई नहीं। अन्य पदार्थ प्रधान है, अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है। वह समास जिसमें दोनों में से कोई नहीं बल्कि अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद के अर्थ को बताता है, वो कर्म बहुब्री समास होता है। इसके पद विशेषण होते हैं, दोनों पद विशेषण। देखिए क्या है, नीचे आपको बता रहे हैं, सब तो उदाहरण है। वीणा पाड़ी, जो आपके प्रसिद्ध उदाहरण है, वीणा पाड़ौ यस्यासा, बीड़ा है हाथ में जिसकी। न बीड़ा से मतलब है न हाथ से मतलब है, किसके? माता सरस्वती की, बता रहा है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखरे यशस, न चंद्रमा से मतलब है न शिखर से मतलब है शंकर से। तो ये दोनों मिलकर के जो चंद्रशेखर पद है वो विशेषण बन रहा है। विशेष्य तो शंकर जी हैं, दोनों ले जा रहे हैं वहां पे। तो बहुब्री समास में दोनों पद मिल करके समस्त बनते हैं, विशेषण होते हैं। जैसे लंबोदर, लंबम उदरम यस्य स, लंबा है पेट जिसका, न लंबा से मतलब न पेट से, दोनों मिल करके जाते हैं गणेश के पास। तो बहुब्री समास वह समास है जिसमें दोनों पद मिलकर समस्त बनते हैं, तो विशेषण हो जाते हैं। मुझे आशा है कि आज का पढ़ाया हुआ जो मेरा ज्ञान दिया हुआ है वो आपके समझ में आया होगा। अभ्यास कीजिए, अनाभ्यासे विषम शास्त्रम। धन्यवाद।